अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सियासी मुफाहमत कहें, समझौता कहें, यू टर्न कहें, या अच्छी हिकमत अमली स्ट्रैटेजी कहें, या फिर कुछ और, मुल्क की सियासी अशराफिया इस वक्त नहायत ही मुस्बत अंदाज से आगे बढ़ रही है। हुकूमत और अपोजिशन की सियासी जमातों ने जिस तरह आर्मी तरमीमी एक्ट बिल्स पर अपने नज़रियाती और जो अपने सियासी इख्तलाफात हैं इनको एक साइड पर रख कर तारीख़ी एक कानून साजी की है, इससे यकीनन जमहूरियत मज़ीद मजबूत होगी और पार्लियामेंट की फ़आलियत और सुपरमेसी पर उठते जो ख़दशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, सवालात थे, यकीनन ये तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर होंगे। लेकिन अब जो सवालात उठाए जा रहे हैं या पूछा जा रहा है या सोचा जा रहा है कि क्या ये मुफाहमत मज़ीद और मामलात पर बढ़ेगी, आगे चलेगी, क्योंकि अच्छी खबरें तो आ रही हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नैब कवानीन ऑर्डिनेंस के मामले पर अहम पेशरफ्त हुई है, और वो ये कि हुकूमत ने अपोजिशन के मुतालबे पर नैब से मुतालिक पहला तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस लेने पर आमादा हो गई है। और इसके अलावा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 9 मुख्तलिफ ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी को वापस लेने का मामला भी तय पा गया है। यह अहम पेशरफ्त स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत अपोजिशन और हुकूमती नुमाइंदों के इजलास में हुई। ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक ईवान से पास करदा 6 बिल्स में से 4 दोबारा इत्तफाक राय से मंजूर कराए जाएंगे और 2 बिल्स को कायमा कमेटी को भिजवा कर तरमीम के साथ ईवान से मंजूर करवाया जाएगा, जबकि 9 में से 3 ऑर्डिनेंस मंजूर तस्वुर किए जाएंगे। अपोजिशन और हुकूमत में इस अहम पेशरफ्त के बाद अब ये कहा जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर का मामला भी जो है ये जल्दी निमट जाएगा और इस मामले पर बरकरार जो डेडलॉक है पिछले 2 महीने से, ये भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस सियासी मुफाहमत का अवाम को भी कुछ फ़ायदा होगा? क्या अवामी मसाइल पर भी इस पार्लियामेंट में अब कभी बात होगी? इस सियासी मुफाहमत पर नून लीग के अंदर से अब जो आवाज़ें उठ रही हैं वो नून लीग के लिए कितने नुकसानदेह हो सकती हैं? क्या अब अपोजिशन इत्तेहाद भी तितर बितर हो गया है? क्या मरीम नवाज़ को भी मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त जो है वो मिल जाएगी? क्या अब हुकूमत एहतसाब का नारा लगाना छोड़ देगी और जो अपोजिशन है वो सेलेक्टिव और धांधली ज़दा जो पार्लियामेंट कहती थी ये कहना छोड़ देगी? दूसरी जानिब वज़ीर आज़म आज बार बार उन्होंने आज ये बात एक बार फिर से कही कि 2020 जो है ये खुशहाली का साल है, अवाम को नौकरियां मिलेंगी, मुआशी इस्तेहकाम आएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन सवाल ये है सब कुछ होगा कैसे होगा? क्या मुल्क में कोई बड़ी सरमायाकारी आने वाली है, इंडस्ट्रीज़ लगने वाली हैं, होने क्या वाला है जो वज़ीर आज़म इतने मुस्बत अंदाज में आज भी बात करते हमें नज़र आए, इतनी उम्मीदें देते आज भी नज़र आए? मैं बात करूँगी इस पर। सबसे पहले मुझे ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ की रहनुमा पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए खारजा उमूर हैं अंदलीब अब्बास साहिबा साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अंदलीब साहिबा आपका। अंदलीब साहिबा, हर वक्त एक दूसरे पर तनकीद करने वाले, तंज करने वाले, इल्ज़ामात की सियासत करने वाले, जब मुल्की मफाद पर एक मुल्की मफादात के फ़ैसलों के लिए इकट्ठे हो जाए तो बड़ी अच्छी वाइब्स आती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। जिस तरीके से अपोजिशन और हुकूमत ने मिलकर आर्मी तरमीमी एक्ट बिल्स को जो है ना वो पास किया है कौमी असम्बली सेनेट दोनों ऐवानों से कसरत राय से, तो क्या इससे ये समझा जाए कि आने वाले और जो मामलात हैं, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस है, इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन की 2 अरकान उनकी तकर्रुर का मामला, ये मामलात भी हल हो जाएंगे, हम आगे नज़र आएगी आने वाले दिनों में? इसमें शाजिया देखें, ये बहुत खुशाइन बात है, और स्पेशली इस मौके पे जब हमारे मुल्क को एक सालमियत पे एक बहुत सेंसिटिविटी है, हालात हसास हैं। आप जानते ही हैं कि इंडिया ने तो डिक्लेयर किया हुआ है कि वो किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं। हमने भी इस पे सबको बताया हुआ है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके हम हमारे पे आएंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि 27 फरवरी को भी हुआ, और अब चूँकि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है मोदी के वो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट पे, तो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि किसी और के और हमारे सर पे ही वो डालता है करे। तो एक तो इस बॉर्डर पे हमारा जो हसासियत है और जो बयानात दे रहे हैं उनके भी जो आर्मी चीफ है उन्होंने भी जिस किस्म के बयानात दिए हैं, खुल्लम खुल्ला इजहार किया कि जी हम यहाँ से ये हो रहा है और वो हो रहा है और हम भी करेंगे।
तो एक तो वो सिचुएशन, फिर आपको पता ही है कि जो यूएस और ईरान की सिचुएशन हुई है, उसमें ऑब्वियसली वी शेयर अ बॉर्डर विद ईरान, तो वहाँ भी बहुत ही हसास सिचुएशन है। और अभी तक हम कोशिश तो कर रहे हैं, सारी दुनिया भी समझा रही है, लेकिन जिस किस्म की हसासियत है कुछ भी भड़क सकता है कभी। तो इस सिचुएशन में आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन जो सिपा सालार की है, उसके अंदर अनसर्टेनिटी होना या उसके अंदर डिले होना या उसके अंदर तफरका होना, ये हमारे दुश्मनों को एक बड़ा गलत मैसेज जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप जो और मजीद जो कुछ मामलात में पेशरफ्त आ रही है, क्या ये दुरुस्त है ना कि ऑपोजिशन ने का नो ऑर्डिनेंस को कौमी असम्बली में कानून साजी के जरिए वो कह रहे हैं वापस लेने पर इसरार करे, हुकूमत कह रही है जी नहीं, नो ऑर्डिनेंस को सदर मुमलिकत की से समरी की मंजूरी के बाद अब वापस ले लेते हैं, क्योंकि हुकूमती अरकान की ये राय है कि अगर कानून साजी के जरिए ऑर्डिनेंस को वापस लिया तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तो बात यह है कि पहले भी आप लोगों ने ऑर्डिनेंसेस जारी किए, उसके बाद ऑपोजिशन की तनकीद पर कहें, इसरार कहें, आपको वापस लेना पड़ा। अब फिर आप लोग वही काम करें, ऑपोजिशन कह रही है आप लोग इसको वापस ले रहे हैं। तो क्या ये अच्छा हो पहले ही ऑपोजिशन के साथ मिलकर बैठकर मामलात पर बातचीत कर ली जाए, बहस कर ली जाए, उसके बाद इत्तफाक राय से उसको कानून साजी की शक्ल दी जाए, आप लोगों को ऑर्डिनेंसेस लाने की जरूरत ही ना पड़े। शायद यही वजह है कि आप लोग फैसले करते हैं, वापस लेते हैं जब तनकीद होती है, ऑपोजिशन कहती है, शायद इसीलिए आप लोगों तहरीक इंसाफ और यूटर्न की जमात कहा जाता है। देखिए, ये मैं आपको इसी बहुत क्लियरली बताऊं। नंबर 1, शुरू दिन से फर्स्ट 100 डेज का हमारा प्लान था नैब तरामीम, वो हो गई। उसके बाद हमने इनके साथ मीटिंग्स की। अब जिस किस्म का ये नैब चाहते हैं, जिसको बिल्कुल टूथलेस कर दिया जाए, जिसको बिल्कुल वो कमरुज़्ज़मान चौधरी वाला नैब कर दिया जाए, जहां ना नैब बोले ना कुछ करे, ऑब्वियसली हमारे उस पर एतराज़ात थे। और हमने जो इनसे कहा कि जी आपकी कुछ चीज़ें हम लेते हैं, कुछ चीज़ें आप हमारी, जो नेगोशिएशन होती है उसके अंदर, क्योंकि हमारा एहतसाब का नंबर 1 नारा है और उस पर हम अमल कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि एहतसाब एक साइड पे रखते हैं, नैब को आप बिल्कुल टूथलेस कर दें, उसके बाद हम आपसे नेगोशिएट करेंगे, जो जिसकी वजह से साल हमने ट्राई किया। ये आप कह रही हैं कि ये हमने ऑर्डिनेंस पेश किया, नहीं, 1 साल हमने वेट किया, बाद हमने ये डिसाइड किया कि इन्होंने तो कोई भी ऐसा कानून जिससे ये इफेक्ट होते हैं उसको ये चेंज करने को तैयार नहीं होंगे। और आप लोग भी और सारे एनालिस्ट यही कह रहे थे कि जी आपकी लेजिस्लेशन स्लो हो रही है, विच इज करेक्ट। लेकिन अगर ऑपोजिशन जो है उस लेजिस्लेशन पे तैयार ही नहीं है, जिससे उनके बहुत सारे लोग और शायद हमारे भी लोग उस नरगे में आते हैं, तो फिर हमारे पास चॉइस कोई नहीं थी सिवाय इसके कि हम ऑर्डिनेंस करते हैं, क्योंकि एक साल हम बिल लाने की कोशिश ऑपोजिशन करते की हैं। रेजर्वेशंस है क्या? उन्हें ये जो ऑर्डिनेंस है आपने जारी किया, इस पे एतराजात हैं क्या? जो आप लोगों का मुसविदा है उसमें चेंजिंग चाहते हैं, या अपनी ये लोग चीजें ऐड करवाना चाहते हैं, या आप लोगों का जो मुसविदा तैयार करदा वो खत्म करना चाहते हैं? नहीं, वो उनका जो उन्होंने कोई काफ़ी ज़्यादा, और मेरे ख्याल है इस पे अगर आप फ़रोग नसीम और वो उनकी पुरानी क्लिप्स भी देख लें तो आपको पता चलेगा कि जब ये मीटिंग होती थी वो बाहर आते थे और वो कहते थे कि जी ये कह रहे हैं कि जी नैब जो है वो उसको इख्तियार ही ना हो कि वो सियासतदान के एसेट्स को क्वेश्चन कर सके, और अगर क्वेश्चन करे तो उसका ये तरीकाकार होना चाहिए, पहले ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। अब वो जब वो तरीकाकार आप अडॉप्ट करेंगे तो फिर तो खुदा हाफिज है। तो वो जो एहतसाब का एलिमेंट है कि जी पब्लिक ऑफिस होल्डर, क्योंकि नैब की डेफिनेशन है पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो प्राइवेट गेन के लिए पब्लिक मनी इस्तेमाल करे तो करप्शन है। अब जब आप पब्लिक ऑफिस होल्डर है और आपके एसेट्स जो है वो ड्यूरिंग द पब्लिक ऑफिस 300 कनाल की ज़मीन आपकी 1 महीने में आ गई, 6 फैक्ट्रियां आपने लगा ली और 200 टीटियां आपने बाहर भिजवा दी। वैसे देखा जाए तो इस पे आपने सवाल, आपने नैब चेयरमैन के इख्तियारात देखे, उनके पास रह क्या गया है। अब देखिए, पहले तो था कि सबूत नहीं थे, आप पकड़ रहे थे, जेलों में डाल रहे थे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अब तो पहले आपको सबूत इकट्ठे करना होंगे, उसके बाद आप किसी को हाथ लगा सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि जब जो आप लोगों का मुसवदा है, कोई इसको गौर से अगर पढ़ ले तो समझ से ही आता है कि इससे सियासतदानों को ही फायदा होने वाला है। जितने नए लोगों को पे केसेस बने हुए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अल्टीमेटली उनको फायदा ही होगा इससे।
मेरा ख्याल है ये एग्जैक्टली आपने सही कहा कि ये गौर से नहीं पढ़ा गया। पहली बात तो ये है कि तकरीबन 1 महीना मैं प्रोग्राम्स में कहती रही, उन्होंने कहा जी 50 करोड़ से कम की जो है वो करप्शन, उसको नैब हाथ नहीं लगाएगा। ऐसी कोई अमेंडमेंट नैब जो हमने प्रेजेंट किया है बिल, उसके अंदर है ही नहीं। कोई ये नहीं है कि जी 50 करोड़ या 5 अरब या कुछ। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप जब कहते हैं, ये कहा गया कि जी पब्लिक ऑफिस में तो ब्यूरोक्रेट्स भी आते, बिल्कुल आते हैं। हमने ये नहीं कहा कि वो बाहर चले जाएंगे, हमने ये कहा कि जी पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है पब्लिक मनी का, उसमें बिजनेसमैन नहीं आते, उनका प्राइवेट अगर बिजनेस है और अगर वो एज ए कॉन्ट्रैक्टर किसी सियासतदान के साथ मिलकर करते हैं, डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट होगा। सिमिलरली जो ब्यूरोक्रेट है, जैसे आहत चीमा या फवाद हसन फवाद का केस चल रहा है, अगर वो बेचारा कोई नीचे बैठा हुआ है और वो साइन कर देता है बिकॉज उसको ऊपर से करना पड़ता है, और आप उसकी ड्यू डिलिजेंस करें और आपको पता चले कि उसके तो जो एसेट्स थे वैसे के वैसे हैं, तो उसको तो कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, अगर आहत चीमा जैसे है 300 कनाल जमीन आ जाए, अरबों रुपया, लेकिन आप देखें ना, इससे उनको भी तो फायदा होगा। बड़े केसेस, बहुत से केसेस ऐसे भी चल रहे हैं कि इख्तियारात से तजावुज के इल्जाम में आप लोग पकड़ रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं, तो अल्टीमेटली इससे फवाद हसन फवाद और आहत चीमा, इन लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। आप देखें इन लोगों पर केसेस हैं क्या? हाँ जी, अगर आप इसी मुसवदा को देखें ना, तो इस मुसवदे में ये लिखा हुआ है कि जी उनकी ये एक्शंस कोलैबोरेट करेंगे उनकी इनकम से। ठीक है, अगर उनकी इनकम नहीं चेंज हुई तो फिर तो ऑब्वियसली उन्होंने पब्लिक मनी को नहीं लिया, लेकिन अगर उनकी इनकम और एसेट्स चेंज हो गए हैं और कतरी खत है या नहीं है या जो भी है, तो वो पकड़े जाएंगे। यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये खुशफहमी है और उनको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जा रहा है। वो हम हंस के पहले कहते थे ना ट्रांसलेशन नहीं हुई, शायद अब ट्रांसलेशन हो गई है, तो अब वो इसीलिए लहदा करना शुरू हो गए हैं। अब मुझे आपसे आखिरी 2 सवाल करने हैं। आज वज़ीर आज़म ने एक तकरीब से खिताब करते हुए फिर कहा जी कि 2020 जो है ये रोज़गार का साल है, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। तो सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये आप लोगों के दावे नारे, ये तो हम इलेक्शन कैंपेन के दिनों से हम लोग ये तो सुन रहे हैं, जितनी लोगों को आप लोगों ने उम्मीदें दिलाई हुई हैं। ये रोज़गार मिलेगा कैसे? रोज़गार तो तब मिलेगा जब मुल्क में इंडस्ट्री चलेगी। इंडस्ट्री कब चलेगी? जब मुल्क में बिजली का बहरान नहीं होगा, गैस का बहरान नहीं होगा। अब आप देख लें, सर्दियों में गैस का इतना बहरान है कि लोग खाना तक नहीं पका सकते हैं। तो क्या आप लोगों ने इस पर मुकम्मल होमवर्क कर लिया है कि अगर 2020 में आप लोगों ने लोगों को रोज़गार देना है तो इंडस्ट्रीज लग रही हैं और प्रॉपर आप लोगों ने वो अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के को फराहम करनी है जिससे लोग रोज़गार ले सकें? गैस बिजली का बहरान, क्या इस पर मुकम्मल होमवर्क कर लिया है आप लोगों ने? देखिए, 2-3-4 चीज़ें आप देखें कि हमारी जो ये तो आप सब लोग भी एडमिट करते हैं कि सिमत जो थी वो गलत थी, अब सही हो गई है। क्योंकि अगर 19 बिलियन का खसारा है तो ऑब्वियसली 19 बिलियन प्लस 10 बिलियन आपका, तो आपने 30-32 बिलियन आते ही आपने कर्जा अदा करना है डॉलर्स में। तो डॉलर्स की कमी जब होगी तो रुपी कमज़ोर होगा, डॉलर्स की डिमांड ऊपर जाएगी और वो उसकी प्राइस ऊपर जाएगी। हमने खसारा कम किया, ठीक है। अब खसारा जो है वो कोई 65% कम हुआ, जिसकी वजह से डॉलर स्टेबल होना शुरू हो गया क्योंकि उसकी डिमांड कम हुई है। अब एक्सपोर्ट्स जो है वो 3% से 3.1% पिछले 6 महीने में एक ऊपर जाना शुरू हुई है, जो कि नीचे आ रही थी। जब एक्सपोर्ट्स ऊपर जाएंगी तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री बढ़ेगी, जॉब्स मिलेंगी। उसी तरह आप देखें कि पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट की जब बात करते थे और आपने बड़े प्रोग्राम किए उस पर कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, लेकिन पिछले 3 महीने में स्टॉक मार्केट दुनिया की नंबर 1 स्टॉक मार्केट हो गई। उसके अलावा पाकिस्तान 20 में CNN बैकपैकर सोसाइटी हर कह रहा है कि जी नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है 2020 में। आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री, आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स 78% FDI जो है आपकी इंक्रीज हुई है। हाँ, इमीडिएटली नहीं पता चलेगा क्योंकि अभी वो एक फैक्ट्री लगते लगते टूरिस्ट को आते आते आपको ऑब्वियसली टाइम लगेगा। बहरहाल जो लोगों को आप उम्मीदें दिला रहे हैं, अब की बार पूरा नहीं तो न जाने लोगों का क्या रिएक्शन आएगा, यकीनन नेगेटिव आएगा। अंदलीब अब्बास साहिबा मेरे साथ थी। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका, आपने वक्त दिया। जनरल साहब, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, मेरा ख्याल है ये दूसरा मौका है कि ऑपोजिशन और हुकूमत जो है ना वो कंसेंसस के साथ कोई बड़ा फैसला किया। पहला आपको भी याद होगा फाटा में जो सूबाई असम्बली का इलेक्शन का मामला, वो सीटों का मामला था, उस पर एक कंसेंसस हमें नज़र आया था। और दूसरा अब जो आर्मी एक्ट तरमीमी बिल जो है इसमें नज़र आया है। बड़ी अच्छी बात है, हर तरफ से बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है कि अच्छा लगता है जब कौमी मफादात के लिए जब फैसले करने होते हैं तो अपोजिशन और हुकूमत जब इकट्ठे होते हैं। इसके बाद अब हम उम्मीद रखी जाए कि मुख्तलिफ मामलात में भी अपोजिशन और हुकूमत ऐसे ही सेम पेज पर चलेंगे, सारे सियासी इख्तलाफात भुलाकर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मसला है, नैब ऑर्डिनेंसेस का मसला है भी। देखिए शाजिया, आइडियली तो यही होना चाहिए कि कंसेंसस हो जाए तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ चीज़ों पे कंसेंसस नहीं भी होती लेकिन मेजॉरिटी ये समझती है कि हमारा बिल ये इस तरह होना चाहिए तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अपोजिशन अपने तौर पे अपना नुक्ता नज़र पेश करती रहे और जहां जिस पार्टी की मेजॉरिटी है उसके मुताबिक, यही जमहूरियत का जो रूह है वो ये है और ये अच्छी बात है। देखिए, आर्मी एक्ट के ऊपर तो हम बिल्कुल ये हमारा एक असूली फैसला था कि चूँकि अदारे की बात है और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है तो इसके पास हमारे पास कोई दो चॉइसेस नहीं थे। और मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट में मसला जाने ही नहीं चाहिए था। ये जिस तरह चल रहा था ये चलता रहता तो अपने तौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के पास प्रीरोगेटिव था, जो वो करना चाहता है करे, लेकिन फिर उसको तारीख को जवाबदेह भी होना पड़ेगा कि आपने फलां वक्त पे फलां जगह पे 1 साल 2 या 3 साल की दी तो उसके आपसे क्या फवायद थे, क्या बैकग्राउंड थी और क्या नुकसानात हुए अदारे के आपके, ये वो। तो ये बाकी आप देखें कि इवन डिफेंस प्रोडक्शन का एक बिल था, क्योंकि मैं डिफेंस कमेटी का चेयरमैन हूँ जो प्रोडक्शन की, तो उसके अंदर भी हुकूमत की तरफ से पेश हुआ, असेंबली में भी यूनानिमसली उसके मंजूर किया। ये HIT का उनको कमर्शियल विंडो देने की बात थी। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ऑपोजिशन और हुकूमत में तो चले कंसेंसस हो गया। ये मरीम नवाज की नाराजगी का मामला, क्या ये दुरुस्त है? क्योंकि कहा जा रहा है कि मरीम नवाज को इस सारे मामले पर ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था। जुबैर साहब भी जो है ना वो एक टेलीविजन पर कह रहे थे कि उनको इस फैसले से बिल्कुल लाइल्म रखा गया, उनसे कोई मशवरा नहीं किया गया, वो नाराज, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, वो ये कह रहे थे। देखिए, मुझे नहीं पता जुबैर साहब ने क्या कहा, मैंने सुना नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें, जब फैसला पार्टी का राहबर अपनी गाइडलाइन दे देता है, नवाज शरीफ साहब पार्टी का प्रेसिडेंट भी कहता है और उनका रिश्ता जो है मरियम के साथ वो बाप और बेटी का है, वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उनके नॉलेज में हैं जी, और वो बाहर हैं, कोई भी अंदर कैद में नहीं है। टेलीफोनिक कॉल्स दिन में कई होती होंगी, ऑब्वियसली फादर बीमार हैं तो मरियम भी वरीड हैं और उनसे पूछती होंगी। तो ये सारी चीज़ें तो मेरे ख्याल में नॉलेज के अंदर अगर लानी थी तो फिर वो क़यादत ने लेके आनी थी ना, किस किस को किया। बाकी तो हमारे साथ भी मशवरा उस तरह तो नहीं हुआ। 5-7 लोग जो गए उसके ऊपर मियाँ साहब ने उनसे ब्रेनस्टॉर्मिंग की। ये लोग जो गए ये अपने तौर के ऊपर हलफ भी लिए गए, कुछ ऐसी बातें थी जिन पर हलफ लिए गए कि ये बातें बाहर नहीं होंगी, जिससे जाहिर एक तासुर मिला कि शायद अपने लोगों पर एतबार नहीं है। नहीं जी नहीं, देखिए, ऑनेस्ट टू गॉड मैं आपको बताऊं कि कोई हलफ की बात तो मेरे नॉलेज में तो नहीं है, कहीं किसी ने की हो तो। देखिए, हलफ लेने का तुक भी कोई नहीं है, हम जमहूरी लोग हैं, आजाद पार्टी के लोग कह रहे हैं हलफ लिए गए नहीं है वहां पे। अच्छा, आई डोंट नो, मैं तो बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं पता। मैं तो हर इनकी पार्लिमानी पार्टी में भी था, मैं इनका जो पार्लिमानी ग्रुप है जो मशावरती उसके अंदर भी हूँ। बट ऑनेस्ट टू गॉड मैं आपको बताऊँ कि मैंने नहीं ना सुना ना देखा ना मुझसे किसी ने हलफ लिया। हम तो अपने तौर पे जो आता है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे कोई गाइडलाइन तो नहीं है, मैं इंसाफ पे मबनी बात करना चाहता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि ये मुश्किल फैसला अथॉरिटी को इससे सियासी नुकसान होगा? क्योंकि जाहिर है एक बयानिया था, वोट को इज्जत दो का एक नारा लेकर निकले थे, अपने मौकिफ पर डटे हुए थे, लेकिन पार्टी के अंदर भी जो है ना वो एक बड़ी खलबली सी मच गई कि हम अपने लोगों को क्या जवाब देंगे, आप नारा क्या लेके निकले थे, आप अपने मौकिफ पर डटे हुए थे, एकदम से आप लोगों ने फैसला बदल लिया अपना। तो ये एक रेजिस्टेंस थी पार्टी में, तो आपको लगता है कि सियासी तौर पर नुकसान होगा?
नहीं, मैं नहीं समझता कि बिल्कुल नुकसान होगा। उसकी वजह यह है कि पूरी पार्टी यक ज़बान होके नवाज शरीफ साहब के पीछे खड़ी होती है। जो भी वो फैसला करते हैं, उन्होंने जो गाइडलाइन दी, सारी इनपुट लेने के बाद वो आई एम श्योर के सबके लिए काबिल कबूल है। अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, अपना अपना व्यू देना चाहिए भी, और लोगों ने खुल के दिया। और कुछ वर्कर्स जो थे वो नाराज़ भी हुए थे। लेकिन देखिए, जब आप लीडर उनको समझाएगा ना बैठ के, जब हम ये बात उनके ज़हन में डालेंगे कि देखिए ये जो एक्सटेंशन हम तो नहीं दे रहे किसी को भी, ये तो एक अदालत के अंदर फैसला गया। अदालत ने ये कहा कि इसके अंदर गैप्स हैं एक्ट के अंदर, और आप इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपनी तरफ से एक प्रपोज किया अपनी सजेशंस लेके अदारों से, और हम चाहते थे कि हम उसके ऊपर कुछ भी ऐसी बात ना करें जिससे वो एक ऐसा तस्वर आए कि हम अपने अदारों को कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, तहरीक-ए-इंसाफ जब से इक़्तिदार में आई है तब से इन्हें मुआशी, खारजी और सियासी मुश्किलात ने घेर रखा है। हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद गैस की कीमतों में मुतादिद बार इजाफा किया। अवाम से परेशान ज़रूर हुई, लेकिन हुकूमत के इन दिलासों की बुनियाद पर कि मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, थोड़े वक्त की बात है, आवाम तो यही सोचते रहे कि शायद ये जो मुश्किल वक्त है, ये जो बहरान है, टल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन गुज़श्ता साल शदीद गैस बहरान का शिकार होने और आवाम से गैस के इजाफी बिल्स वसूल करने के बावजूद वफाकी हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना पाई जिससे मुल्क में इस साल गैस के बहरान से बचा जा सकता। गैस बहरान के मामले पर वफाक और सिंध एक दूसरे पर अब जिम्मेदारी डाल रहे हैं, लेकिन इस बहरान से मुतासिर आम आवाम हो रहे हैं। गैस की लोड शेडिंग ने जिंदगी का पहिया जैम किया हुआ है। ना घरों में गैस आ रही है, ना सनतों को दी जा रही है, ना सीएनजी स्टेशंस पर मौजूद है, तो गैस जा कहाँ रही है? कौन इस्तेमाल कर रहा है गैस? हर कोई शिकायत कर रहा है कि गैस नहीं आ रही है, मिल नहीं रही है। जबकि इतने अहम और संगीन मामले पर भी सिंध और वफाक जो है वो सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की जानिब से वज़ीर आज़म को ख़त भी लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि सिंध लोकल गैस की पैदावार में सर फहरिस्त है, दरामदी गैस नहीं खरीदेंगे। जबकि सिंध के वज़ीर ज़राअत इस्माइल राहू ने वफाक को एहतजाज की धमकी देते हुए कहा है कि सिंध में अगर गैस का बहरान ख़त्म ना हुआ तो बलूचिस्तान के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। जबकि वफाक का इसके ऊपर यह मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 10 साल में एक भी गैस का ज़ख़ीरा तलाश नहीं किया। सिंध हुकूमत ने 3 गैस प्लांट से बर वक्त जो है ना वो रास्ता नहीं दिया, जबकि वफाकी हुकूमत इस पर यह कह रही है कि अगर स्टेक होल्डर्स बिलखुसूस सूबा सिंध के ताउन से इंफ्रास्ट्रक्चर की रुकावटें दूर ना की गई तो आइंदा साल भी जो ये बहरान है ये दुगना हो जाएगा। सवाल यह है कि वफाकी और सिंध जो हुकूमत है इस मामले पर सियासत करने की बजाय इस मसले को हल करने की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? तवानाई बहरान से बचने के लिए हुकूमत को करना क्या चाहिए, कैसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए और इस पर काबू कैसे पाना चाहिए? इस बहरान पर गर्मियों में देखें तो बिजली का बहरान, सर्दियों में देखें तो गैस का बहरान, बहरान ही बहरान। मुझे ज्वाइन किया है माहिर तवानाई उमूर आबिद सुलेरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद सुलेरी साहब आपका। सबसे पहले तो आप एक ये जरा कन्फ्यूजन ये ज़रा दूर कर दें, क्लैरिटी दे दें कि जो गैस का बहरान है भुगत हम जैसे आप जैसे लोग रहे हैं, लेकिन वफाक जिम्मेदारी डाल रहा है सिंध पर, सिंध जिम्मेदारी डाल रहा है वफाक पर। हमें तो ज़रा ये बता दें कि किसकी नाअहली है, नालायकी है कि हम जैसे आप जैसे जो लोग हैं वो ये बहरान जो है ना वो बर्दाश्त कर रहे हैं। ये देखिए, ये मेरा ख्याल है कि ये सबका कलेक्टिव फेलियर है जो गैस का बहरान है। इस वक्त मुल्क में 6 बिलियन जो क्यूबिक फीट गैस जो है वो दरकार है। तकरीबन 4 बिलियन क्यूबिक फीट जो है वो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है और 1.3 बिलियन क्यूबिक फीट जो है ये LNG इंपोर्ट हो रही है और बाकी जो शॉर्टफॉल आ रहा है। अब उस शॉर्टफॉल की बहुत सी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह जो है वो तो सर्द मौसम है। जब टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाता है और इस वक्त पंजाब के मैदानी इलाकों में जब इस्लामाबाद का कल का टेम्परेचर -1 था और जब टेम्परेचर इस हद तक नीचे गिरता है तो प्रेशर में कमी आती है। प्रेशर में कमी आने की वजह से गैस का जो वॉल्यूम है वो कम होता है, उसका कंप्रेशन कम होता है और गैस नहीं आ रही होती। लेकिन ये सिर्फ एक मौसमी वजह है। इसकी दूसरी लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, 21वीं सदी है, इस मामले से निपटा नहीं जा सकता
कि अगर आपको पता है कि अगर दर्जा हरारत बहुत ज्यादा गिर जाता है और प्रेशर कम हो जाता है, कोई तरीका नहीं है? इस वक्त स्वाय दुनिया के चंद ममालिक के जो कि एनर्जी से माला माल हैं, कहीं भी पाइप गैस का कॉन्सेप्ट नहीं है घरों के लिए। एलपीजीज जो है वो होती है, आप पूरे रीजन में देख लें, कहीं पे पाइप्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। जब एक स्कैटर्ड आबादी को गैस दी जाती है, आप 10 मील 20 मील सियासी जो वोटर्स को खुश करने के लिए 20-20 मील लंबे पाइप बिछा कर उसके बाद किसी एक ख़ास बस्ती को गैस पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो सारे अमल में गैस जो है वो उसका ना सिर्फ ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं, बल्कि पाकिस्तान में जो अनअकाउंटेड फॉर गैस की शरह है वो शायद खित्ते के अलावा दुनिया में भी सबसे ज़्यादा है। कागज़ों में ये शरह जो है ये 13.5% है, 13% है, लेकिन एक्चुअल जो है ये तकरीबन 22% है। मैं सिर्फ नाज़रीन के लिए बताता चलूँ कि जितनी LNG हम इंपोर्ट करते हैं उतनी ही गैस जो है वो सालाना हमारी ट्रांसमिशन में ज़ाया हो जाती है। अब जब तक आप उस ज़ाया शुदा गैस पे काबू नहीं पाएंगे, उसके बिल जो हैं, जो आपने बिल से बात शुरू की थी, ये जो गैस कंपनीज जो हैं इनकी ट्रांसमिशन लॉसेस हैं ये भी हम सार्फिन अदा करते हैं, क्योंकि UFA जो है अनअकाउंटेड फॉर गैस, वो सारे बिल भी हम ही को देने पड़ रहे होते हैं। उसके अलावा एक और जो बुनियादी वजह है वो हमारे अपने घरों में गैस का इस्तेमाल है। जो गीज़र्स हैं इस वक्त वो हाईली इनएफिशिएंट बन चुके हैं। सुबह 2 बाल्टी गर्म पानी के लिए सारी रात जब आप गैस को चलाते हैं, वो ना सिर्फ सार्फिन के जेब पे भारी बोझ है, बल्कि वो गैस का ज़िया भी बन रहा है। इस तो इंडस्ट्रीज ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रही है। इंडस्ट्रीज तो कह रही है भाई हमारा तो हम कारोबार ही नहीं चल रहा है, और घर वाले कह रहे हैं हम खाना नहीं पका पा रहे हैं। ये देखिए ना, इस वक्त क्योंकि कोई भी जो हुकूमत होती है उसके लिए घरेलू सार्फिन ज़्यादा अहम होते हैं, क्योंकि घरेलू सार्फिन का एहतजाज जो है वो यकीनी तौर पे ज़्यादा मौसर साबित होता है और वो एक पैनिक क्रिएट करता है। इंडस्ट्री को हुकूमत कंप्रोमाइज़ करवा रही होती है, लेकिन घरेलू सार्फिन जिनको देने की कोशिश की जाती है वहाँ भी ये गैस जो है ये पूरी नहीं पहुँचाई जाती, और जहाँ पे पहुँच रही है वहाँ पे उसका एफिशिएंट यूज़ नहीं हो रहा। अच्छा, और इसलिए मैंने कहा मुझे ये बता दें कि हम शुरू होने से पहले जब हम साल से देखते आ रहे हैं कि गर्मी आएगी तो बिजली नहीं आएगी, सर्दी आएगी तो गैस नहीं आएगी, तो ये हुकूमतें जो है ना वो मौसम शुरू होने से पहले, अब पता है कि 6 महीने बाद सर्दियां शुरू होने वाली हैं, तो ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो ये बहरान कम हो, कहीं ना कहीं तो लोगों को जो है ना वो रिलीफ मिले, लोगों को गैस मिल सके? ऐसी क्या पॉलिसी, क्या तदाबीर होनी चाहिए, क्या करना चाहिए? ये सबसे पहली पॉलिसी तो हमारे जो गैस टर्मिनल्स हैं उनकी जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की सलाहियत है उसको बढ़ाना है। जो इस वक्त LNG टर्मिनल है जहाँ पे कि गैस इंपोर्ट होकर स्टोर होती है, ज़ाहिर आपके पास अगर नए कुएँ नहीं तलाश हो रहे, और ये वाकई तौर पे पिछले 10 सालों में कोई नया कुआं तलाश नहीं हुआ, बल्कि बहुत से कुएँ जो थे गैस के वो बंद हो गए, तो फिर शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए गैस इंपोर्ट करना पड़ेगी। अब अगर इंपोर्टेड गैस को कहीं पे स्टोरेज की गुंजाइश जो है वो लिमिटेड होगी, तो आप ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार में गैस पहले से मंगवा के स्टोर नहीं कर सकते, और अगर स्टोर नहीं कर सकते तो जो ही गैस की शॉर्टफॉल होगी आपको नई शिपमेंट का इंतजार करना पड़ेगा कि जी 2 हफ्ते के बाद आके टर्मिनल के साथ ऐसे बहरानों के होते हुए वज़ीर आज़म साहब जब ये दावा करें कि 2020 रोजगार का साल है, नौकरियों का साल है, जब इन बहरानों में आपकी इंडस्ट्रीज बंद होंगी, सनतें आपकी बंद होंगी, कारोबार बंद होंगे, तो लोगों को रोजगार कैसे देंगे आप? ये यकीनी तौर पे एक मुश्किल अमर है, और हुकूमत के पास इस वक्त इसके लिए कोई मजबूत लाया अमल होना बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट सेक्टर को कैसे इनेबल करना है, इंडस्ट्रीज को कैसे चलाना है, इंडस्ट्रीज को अल्टरनेटिव जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो कहाँ से प्रोवाइड करने हैं, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दिए बगैर और जिसके लिए प्रैक्टिकल सोल्यूशन तलाश किए बगैर यकीनी तौर पे जो जॉब क्रिएशन है वो शायद उस स्पीड पे पॉसिबल नहीं होगी जिस स्पीड पे हुकूमत का विजन है। बहुत शुक्रिया आबिद सुलैरी साहब, माहिर तवानाई उमूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, मौशी इस्तेहकाम हुकूमत के लिए दरपेश चैलेंजेस में से एक सबसे बड़ा चैलेंज है। एक तरफ तो वज़ीर आज़म हर तकरीब में मौशी टीम की तारीफ़ें करते थकते नहीं हैं,
तो दूसरी तरफ वफाकी काबीना के अरकान जो हैं ये मुल्क में जारी महंगाई, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में तनज़्ज़ुली, कारोबारी मौक़ों में कमी पर काफ़ी मायूस और गुस्से में नज़र आते हैं। ज़राए से मिलने वाली खबर के मुताबिक गुज़श्ता वफाकी काबीना के इजलास में हुकूमती मुआशी टीम ने काबीना अरकान को मुआशी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी और एक्सटर्नल सेक्टर और मुआशी समत दुरुस्त होने के बड़े बड़े दावे करना शुरू किए। काबीना अरकान ने पहले तो तसल्ली के साथ मुआशी टीम की ब्रीफिंग सुनी, उसके बाद फिर महंगाई में इजाफे समेत अवाम के जो दीगर मसाइल हैं, ज़ाहिर है वो जब हल्कों में जाते हैं अवाम उनसे शिकायत करते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात करते हैं, उन्होंने उसका इजहार भी किया। काबीना अरकान को तसल्ली देने के लिए फिर मुआशी टीम ने एक जो पुराना हरबा जो टीवी टॉक शोज़ में आकर अपनाते हैं, जो तकरीरों में अपनाते हैं, वो ये कि उन्होंने सारा मलबा गुज़श्ता हुकूमतों पर डालना शुरू कर दिया और फिर ये वजाहत पेश की कि बिजली की कीमत 18 माह तक ना बढ़ाने के बायस मौजूदा हुकूमत को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। बिजली महंगी होने के नतीजे में महंगाई में इजाफा हुआ और आने वाले दिनों में यह भी कहा गया कि महंगाई कम हो जाएगी। अब ये महंगाई कैसे कम होगी इसका उन्होंने कोई बताया नहीं कि क्या तरीक़ाकार अपनाया जाएगा कि महंगाई कम हो जाएगी। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी ने। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, एक बात तो वाज़ेह हो गई कि जब ये जो वुज़रा हैं, हुकूमती लोग हैं, टीवी टॉक शोज़ में आते हैं तो उनकी मजबूरी होती है भाई उन्होंने हुकूमती पॉलिसीज़, अब जो फैसले हो गए हैं, गलत हुआ है, ठीक हुआ है, उसको डिफेंड करना है। लेकिन जो उस मीटिंग के अंदर हुआ वो बता रहे हैं कि अब इनके अपने अंदर रियलाइजेशन है कि ये लोग जब हल्कों में जाते हैं, अवाम गिले करते हैं, शिकवे करते हैं महंगाई को लेकर, और उसी का इजहार उस दिन मीटिंग में भी किया गया। इसका मतलब इनके अंदर रियलाइजेशन है कि अवाम तंग है, मजबूर है बेचारे। शाजी देखिए, पहले ये रियलाइजेशन बहुत कम थी, एक दो वुज़रा में मौजूद थी, लेकिन जो आखिरी वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिससे मुतल्लका सरकारी दस्तावेज़ हमारे पास मौजूद हैं जो इस सारी मामले की तस्दीक करते हैं कि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की मुआशी टीम मौजूद थी। उन्होंने वहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी स्लाइड्स के साथ बहुत फिगर्स वहाँ पर कोट किए और कहा कि सूरत हाल बहुत अच्छी है। वफाकी काबीना के अरकान ने जो गुज़श्ता कई माह से इस किस्म की ब्रीफिंग सुन रहे हैं, इस मरतबा उन्होंने तसल्ली से सारा मामला सुना और उसके बाद उन्होंने पॉइंट टेकअप किए। उन्होंने कहा कि आपकी एक्सटर्नल जो आपका सेक्टर है जिसकी वजह से आपने करंट अकाउंट डेफिसिट कम किया, इंपोर्ट को आपने कर्टेल करके, लेकिन जो असल मामला है महंगाई का जिसने आम आदमी का जीना दो भर कर दिया है, मुसलसल बढ़ रही है। उन्होंने वहां पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मुसलसल कम हो रही है और मुआशी टीम बिल्कुल खामोश है, जिसकी वजह से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं, रोजगार के मौक़ों में कमी हो रही है, लोग हमसे सवाल करते हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट शोबा जो बैंकों से लोन हासिल करता था अपनी नई सनत लगाने के लिए, नए काम शुरू करने के लिए, वो कर्जा नहीं ले पा रहे। तो आप कैसे दावा कर रहे हैं कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल राइट डायरेक्शन में जाना शुरू हो गई है, हालात बहुत बेहतर हो गए हैं? ऐसी बात तो नहीं है। वहाँ पर मेंबरान ने बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। यही वजह कि आज शायद शेख रशीद साहब ने भी कहा कि महंगाई को ख़त्म होने में 3 साल लगेंगे। वज़ीर आज़म जिस तकरीब में भी जाएं तो लोगों को ये उम्मीद दिलाना भूलते नहीं हैं कि 2020 नौकरियों का साल है, रोज़गार का साल है। ये रियलाइजेशन है या नहीं? शादी 2020 में बिल्कुल नौकरी नहीं मिलने लगी। अरकान वफाकी काबीना के अरकान को बिल्कुल रियलाइजेशन है। अब मसला ये था कि हम प्राइवेट सेक्टर को चलाना शुरू कर दें ताकि लोग कुछ सुख का सांस ले सके, लोगों को रोजगार के मौके हों, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो। उसके ऊपर ये अच्छी एक खबर है, इसी हमने डॉक्यूमेंट से खबर ली कि जो पॉलिसी रेट है बहुत हिस्टोरिकली हाई लेवल पर पहुंच चुका है, 13% प्लस है। आइंदा कुछ हफ्तों के दौरान पॉलिसी रेट हुकूमत ने कम करने का फैसला कर लिया, जिसकी बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अनाउंसमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से की जाएगी। मुआशी टीम का कहना है कि जब पॉलिसी रेट कम होगा तो हालात काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। 2-3 फ्रंट्स के ऊपर संगीन चैलेंजेस हैं। देखिए, गर्ची कर्जा 1700 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। अगस्त 2020 तक ये 2100 अरब तक पहुंच जाएगा, जिसको उनकी टीम नहीं रोक पा रही। ये 2100 अरब रुपए का गर्ची कर्जा पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत को आवाम को रिलीज दिलवाने में सबसे बड़ी रुकावट बनेगा। आलमी मालियाती इदारों का सबसे बड़ा कंसर्न बनने जा रहा है, क्योंकि मौजूदा जो टीम है वो उसको खत्म करने में, कम करने में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अब इसकी निशानदेही कर दी गई है। उसके अलावा जो बाकी मैनेजमेंट आपने करनी थी, जो एनर्जी की मैनेजमेंट थी। चीफ इस्लामाबाद सुहेल भट्टी मेरे साथ है। नाज़रीन, मुल्क का मुआशी हब कराची, जहां आवाम को दीगर मसाइल का सामना है,
वहीं पानी का मसला आवाम के लिए वबाल जान बना हुआ। ये कोई आज की बात नहीं है। मैं तो ये बताऊंगी कि जब से मैंने जर्नलिज्म शुरू की है, ये कराची का मसला हम तब से ही जो है ना वो मैं तो बताती आ रही हूँ कि लोगों को पीने का साफ़ पानी नहीं है, लोगों की पानी की ज़रूरियात, एक बुनियादी ज़रूरत है, ये पूरी नहीं हो रही है। जबकि ये वाहिद मंसूबा इसके लिए K4 जो बनाया गया था वो एक मजाक बन के रह गया। मंसूबे पर तकरीबन 12 अरब रुपए की रकम जारी होने के बावजूद 12 अरब की रकम इसके लिए रखी गई थी, उसके बावजूद नतीजा कुछ नहीं निकला, नतीजा सिफर है। और कराची के शहरियों को कई सालों से पानी के लिए तरसना पड़ा और मजीद भी लग ऐसा रहा है कि तरसना पड़ेगा। इस मामले के ऊपर बहुत सी कमेटियां बनाई गई, फिर कमेटियों की निगरानी के लिए मजीद कमेटियां बनाई गई, लेकिन किसी भी सतह पर मामले को संजीदगी से नहीं लिया गया। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है कराची से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद सलमान ने। बहुत शुक्रिया सलमान, जो सूरत हाल है पिछले कुछ अरसे नहीं बहुत सारे सालों से कि कराची के लोगों को पानी की कमी का सामना है। ये K4 मंसूबा, जब मुस्तफ़ा कमाल कराची के मेयर थे वो भी बड़े बुलंदोबांग दावे करते थे। उसके बाद जैसे जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पिछले 10 सालों से इक़्तिदार में है, ये लोग भी कहते थे ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। MQM इस बारे में बहुत ज़्यादा दावे करती थी। तो कहीं पाइपलाइन में है कोई इन नियर फ्यूचर कि ये मुकम्मल होगा और आप कराची के लोगों की मुश्किलात पानी के हवाले से कम होंगी? शाजिया, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पानी वो बुनियादी ज़रूरत है जिसके बगैर मेरा, आपका या किसी का भी रहना जो है वो मुमकिन नहीं है। इस शहर का हाल ये है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, जो कि 10 साल 2007 से 8 से जब हुकूमत संभाली है, सूबे में हुकूमत रही, लेकिन उस दौरान से अब तक सिस्टम में पानी की बूंद का भी इजाफा नहीं किया गया है। एक मंसूबा है जिसे पूरा करना है, जिससे 40 मिलियन गैलन पानी जो है वो सिस्टम में शामिल होगा। जल्द उसका इफ्तिताह करने का ऐलान किया गया है। लेकिन यहां पर बात हो रही है कि पानी की फरहमी के अजीम मंसूबे K4 का, जिसका कॉन्सेप्ट सामने आया 2002 में, और फिर इस पर जो है वो PC2 बनाने का फैसला हुआ 2005 में और फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई 2007 में। फिर ये मंसूबा जो है वो रद्दी की टोकरी में गया और 2015 वो साल था जब ये सिंध सरकार ने जो है बाकायदा ऐलान किया कि 3 साल में K4 का फेज़ 1 मुकम्मल कर लिया जाएगा। इब्तदाई तौर पर लागत जो है वो 25.5 अरब रुपए इसकी लगाई गई थी और इसको 2018 में पूरा होना था इस मंसूबे को। लेकिन हाल ये है कि तकरीबन 12 अरब रुपए की रकम भी जारी की गई, लेकिन काम जो है उसको आप ये कह लें कि ना होने के बराबर है और आने वाले कई सालों तक नजर भी नहीं आता कि फेज 1 भी पूरा होगा। जरा ये बताते हैं कि अब जो है गौर ये किया जाए कि नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, वजह क्या है, क्यों ये इतना डिले हो रहा है ये मंसूबा? शाजिया, बिल्कुल नेस्पाक से जो तज्जिया कराया गया इसकी रिपोर्ट जो चेक कराई गई, फिजिबिलिटी रिपोर्ट के किस तरह की खामियां हैं, तो उसमें इंकशाफात हुए कि जिस रूट का इंतखाब किया गया था उसको रूट नंबर 8 का नाम दिया गया था और ये वो रूट है जहां पर पहाड़ी रूट था, पहाड़ी एरिया था, उससे इसको गुजारना था। और इसमें जब ये पहाड़ी एरिया से इस लाइनों को K4 को गुजारना था तो एक पंपिंग स्टेशन की भी ज़रूरत होती कि पानी को पंप कैसे किया जाएगा। लेकिन ना ही इस चीज़ का ख्याल रखा गया कि रूट आसान हो, ना ही इस चीज़ का ख्याल रखा गया कि पंपिंग स्टेशन कहाँ होंगे। और अब जाकर सिंध सरकार ये कहती है, मानती है कि ये गलतियां हुई। और जब ये रिपोर्ट सामने आई तो 2019 के आखिर में जो है वो सेक्रेटरी बल्दियात को कहा गया कि जी इस रिपोर्ट के तज्जियाती रिपोर्ट के हवाले से जो है वो सिफारिशात जो है वो मंजूर की जाए। लेकिन इस बड़े मंसूबे से जिसको कराची की बेइंतहा ज़रूरत है उसके लिए किया ये तो 56% जो कमी का सामने है तो 56% पानी की जरूरियात है वो टैंकर माफिया पूरी कर रहे हैं और लोग उस टैंकर माफिया के हाथों लुटने पर मजबूर हैं आज भी। शाजिया, ये बिल्कुल लोगों को दुआएं देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को जिसने एक्शन लिया और एक वाटर कमीशन बनाया गया था जिसने एक्शन करवाते हुए ये टैंकर माफिया का जो इन्फ्लुएंस था शहर में उसको कई हद तक ख़त्म नहीं किया लेकिन बहुत हद तक कम किया। लेकिन आज भी ये टैंकर माफिया पानी की लाइनें तोड़कर पानी चोरी करती है। और अगर मैं बात करूं कि जो अभी गुज़िश्ता मौसम गर्मा गुजरा है तो उसमें कुछ जो है लोगों की
की परेशानी कम हुई थी, उसमें किसी किस्म का हुकूमत ही नहीं बल्कि कुदरती जो है वो मेहरबानी थी कि हब डैम में जो है वो बारिशों के बायस हब डैम भरा और पानी जो है ज़िला गरबी और वस्ती के इलाकों को मिलना शुरू हुआ। लेकिन आने वाले सालों में 3 साल तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक कहा जा सकता है कि K4 बनना मुकम्मल होना नामुमकिन है। अगर आज से तेजी से शुरू किया जाए तो भी 3 साल से ज़ायद का अर्सा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।